स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.12 करेंगे। तो 5.12 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। तो एक कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिटेक्ट किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी है हमारा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन ज़्यादा फास्टर है। तो देखो बच्चों, फास्टर मतलब किसका स्पीड ज़्यादा है। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mke, यही है ना। तो P हमारा क्या होता है, mv इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mke। तो V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 mke अपॉन m। तो m से रूट m से ये जो सॉल्व करोगे, तो इस बाय m जो था हमारा m, इसको रूट के अंदर डालो। तो रूट के अंदर डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 mke बाय m स्क्वायर। तो m से m कट गई, कितना अंडर रूट 2ke बाय m। तो v हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 2ke बाय m। तो स्पीड पूछा रहा है v1 बाय v2। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो रूट और रूट कट गया हमारा, 2 से 2 कट गया। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 किलो, तो 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है हमारा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमारा ये 9.11 इंटू 10 माइनस 31, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमारा है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 किलो मतलब 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो देखो यहाँ पे 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया। और साथ ही साथ आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो आपका एग्जैक्ट मिल जाएगा। यही इसका रॉकेट साइंस है, इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन है, रॉकेट साइंस कहला गया। देखो बच्चों 5.13 क्या है, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 500 मीटर। तो हाइट दे रखा है आपका 500 मीटर एबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेसिस्टेंस। तो आपको पता है कि कोई भी लिक्विड नीचे गिरता है तो ऊपर जो है वो विस्कस फोर्स लगता है, जिसके वजह से उसका एक्सेलरेशन घट रहा होता है और एक टाइम में आके वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तो हाफ हाइट तक ये अपना मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेता है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। तो बाद में उसका स्पीड क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म। तो इनिशियल स्पीड जब गिर रहा था, जस्ट शुरू किया तो 0, और कांस्टेंट यूनिवर्स स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा टर्मिनल स्पीड हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। तो आपको पता है ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे आ रहा है mgh प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, 0 माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर ना, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वल्स टू mgh प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh 1/2। मास कितना है, अब देखो सबसे पहले मास निकालना है। तो मास ऑफ रेन ड्रॉप हमारा क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना होगा, वाटर ड्रॉपलेट है तो 1000, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो कितना होगा 1000 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू 227, रेडियस कितना 2 mm। तो 2 mm है तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका जो ये मास आ जाएगा हमारा, इसका जो मास आ जाएगा इसका वाटर ड्रॉपलेट का, वो आ जाएगा 3.35
इंटू 10⁻⁻5 kg। तो 1000 ये वैल्यू आपका आ गया 3.35 × 10⁻5 kg। तो मास कितना होगा 3.35 इंटू 10⁻5 kg। और वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर माइनस mgs 3.35 × 10⁻5। जी का वैल्यू लो 10 ले लोगे जी का वैल्यू, या 9.8 लो, ज़्यादा सही है। और हाइट कितना है 500 मीटर। तो इसी को सॉल्व करोगे आप तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस जो हमारा आ जाएगा वो आपका निकल जाएगा। देखो 5.14 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन द सेंस कि यदि कोई बॉल किसी दीवार से दीवार के साथ नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है तो मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे, और रिबाउंड कर रहा है सेम स्पीड के साथ। तो रिबाउंड सेम स्पीड के साथ कर रहा है तो ऑब्वियसली जो है एंगल भी सेम रहेगा, ये भी 30 डिग्री। तो रिबाउंड सेम स्पीड के साथ कर रहा है, मतलब क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं किया इसने और ना ही मोमेंटम लूज किया। तो कौन सा कोलिजन होगा यहाँ पे? यहाँ पे कोलिजन हमारा हो जाएगा इलास्टिक, और यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम एनर्जी दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पंप ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है टैंक का 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट, मतलब क्या कितना आ जाएगा 900 सेकेंड। अच्छा, इफ़ द टैंक इज 40 मीटर एबव द ग्राउंड, हाइट कितना दे रखा है 40 मीटर, एंड इफिशियंसी कितना दे रखा है इसका, इफिशियंसी हमारा 30%। तो कह रहा है कि ये हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। कोई बात नहीं, इफिशियंसी हमारा क्या होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इसीलिए इनपुट पावर हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट पावर हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट पावर बाय इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर हमारा क्या होता है, पावर हमारा होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये जो पंप है वो पानी को उठा के ऊपर पहुंचा रहा है, मतलब पानी को ये पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा mgh बाई टाइम अपॉन, ये तो हमारा आउटपुट पावर हो गए इफिशियंसी। तो मास कितना है हमारा, देखो मास कितना, मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वी। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, और जी का वैल्यू हमने यहाँ लिया 9.8, और वॉल्यूम कितना है हमारा 30। तो कितना हो जाएगा ये 98 8 3 24 9 या 27 28, ये हमारा सॉरी मास आ गया। कोई बात नहीं, वैल्यू डाल दो यहाँ पे। इस मास का जो कैलकुलेशन होगा हमारा वो कितना होगा, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 1 0 गया, 8 1 24 9 3 27 और 2 29 और 3 0। इतना केजी पानी को ये मोटर जो उठा के ऊपर फेंक रहा है 15 मिनट में। तो यहाँ पे m के जगह पे कितना आ गया हमारा 29,294,000, और साथ में हमारा क्या है g 10, और कितने हाइट पे 40 मीटर अपन कितने समय में 900 सेकंड में। बाई इफिशियंसी क्या है 30%, तो 30/100। तो यहाँ से आप इनपुट पावर निकालोगे तो ये आ जाएगा 43.6 किलोवाट। 43.6 किलोवाट कैलकुलेट कर लेना, इजी क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी पूछे जाते हैं, 2 आपको प्रीवियस ईयर में मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 2 आइडेंटिकल बॉल bearing in contact with each other and resting in frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with speed v. If the collision elastic, which of the following is possible result after collision? तो देखो यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, और कोलिजन इलास्टिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोलिजन इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, और साथ ही साथ यदि सेम मास है, एक रुका हुआ है एक चल रहा है,
तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, सेम मास होने की वजह से जो पहला जिससे दूसरे से टकराया तो पहला रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा मोशन में आ जाएगा। ये एक केस ऑफ कोलिजन है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा है 5.17 द बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री। एक पेंडुलम बॉब है 30 डिग्री से रिलीज किया गया है टू द वर्टिकल हिट अनदर बॉब बी। यहाँ पे अनदर बॉब बी है, इसको हिट कर रहा है। हाउ हाई डज द बॉब ए रेज आफ्टर द कोलिजन। सेम मास का है। नेगलेक्ट द साइज ऑफ बॉब एंड एज्यूम कोलिजन टू बी इलास्टिक। तो कोलिजन टू बी इलास्टिक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जब यहाँ पे आके टकराएगा तो ये अपना मोमेंटम इस बॉल को दे देगा और सेम मास होने की वजह से ए रेस्ट में आ जाएगा और ये जो एम मास है वो उतने ही वेलोसिटी से चलने लगेगा, उतने ही स्पीड से चलेगा जितने स्पीड से ये सेम मास का ऑब्जेक्ट टकराया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद ए रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि पहली बात कोलिजन इलास्टिक है और दूसरी बात मास सेम है। जब मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों में से पहले को एक रेस्ट में हो एक मोशन में हो, जब टकराएगा तो जो रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा और जो मोशन में था वो सेम स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये भी हमारा लॉजिकल था। फिर नेक्स्ट है द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.5 मीटर। व्हाट इज द स्पीड विद विच बॉब अराइव्स एट लोअर मोस्ट पॉइंट when given that dissipated 5% of its initial energy against resistance। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है, मतलब इस टाइप का है ये आप समझो। एक बॉब है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है, यहाँ पे आएगा तो कह रहा है कि स्पीड इसका कितना हो जाएगा। जब यहाँ पे आएगा ना तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v इक्वल टू वाट। इसका 5% एनर्जी जो है हमारा वो लूज किया जा रहा है रेजिस्टिंग फोर्स के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करो, इसको दोनों मेथड है। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी कितना मैंने मान लिया 0 रेस्ट से, और यहाँ पे भी तो डेल्टा के ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिंग फोर्स। डेल्टा के ही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो ग्रेविटी फोर्स का 5% रिलीज कर दिया है, खर्च कर दिया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, यदि ये L लेंथ नीचे उतरा है ना, L लेंथ नीचे उतरा है तो कितना आ जाएगा mgl प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। क्या रेजिस्टिंग फोर्स के कारण जो है वो 5% पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो माइनस 5% है तो 5 किसका पोटेंशियल एनर्जी का mgl बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो mv²/2 कितना हो जाएगा, 100 है 100, तो 95 mgl/100। तो m से m कट गया। अब देखो यहाँ पे तो v² इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 × 95 gl/100। ये v² आया तो v हमारा क्या हो जाएगा √2 × 95 gl/100 √2 × 95। जी का वैल्यू कितना ले लेंगे हम यहाँ पे, जी का वैल्यू ले लो आप 9.8 ले लो। और लेंथ कितना है हमारा इस पेंडुलम का, इस पेंडुलम का जो लेंथ दे रखा है हमारा 1.5 मीटर 1.5 मीटर, तो 1.5 बाय 100। ये जो वेलोसिटी आ जाएगा हमारा यहाँ से आप निकाल लोगे तो ये वेलोसिटी जो हमारा होगा वो हो जाएगा 5.28 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन था हमारा 5.18। देखो अब जो हमारा ये है 5.19, एक ट्रॉली है हमारा, एक ट्रॉली है मास 300 kg है, कैरिंग सैंड बैग 25 किलो सैंड बैग ले रखा है और वो मूव कर रहा है कितने स्पीड से 27 km/h के स्पीड से फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे। कुछ देर के बाद वहाँ पे क्या होगा, सैंड लीक करना शुरू किया, नीचे होल बना हुआ था। ये जो ट्रॉली है हमारा इसके नीचे बना हुआ था होल, इस होल से सैंड क्या करने लगा, लीक करने लगा। तो गाड़ी जा रही है 27 km/h।
तो लीक करते करते पूरा सैंड खाली हो गया तो इसके स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो सैंड यदि पीछे फेंका जाता तो यहाँ पे हम कह देते कि मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते और यहाँ पे हमने इसको नया वेलोसिटी निकाल लेते। जैसे नाव में आप बैठे हो, आप कूद गए आगे, तो नाव का सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, लेकिन नाव अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मूव करेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आगे पीछे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे नीचे है तो इसका मतलब नीचे सैंड गिर रहा है तो गाड़ी ऊपर कूदने का कोशिश करेगा। तो लेकिन इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे सैंड नहीं फेंका जा रहा है, नीचे फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी का 300 kg मास है, 27 किलो 25 किलो सैंड नीचे गिरा है, बिल्कुल नीचे। तो ऊपर ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीछे नहीं फेंका जा रहा है सैंड। तो जिस डायरेक्ट और दूसरी बात, सैंड जो है वो इंटरनल फोर्स के कारण गिरा है, इंटरनल होल की वजह से गिरा है, होल है सिस्टम के अंदर, बाहर से किसी ने सैंड को फेंका नहीं है या निकाला नहीं है, तो इसके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरनल फोर्स के कारण जो भी काम होता है वो मोमेंटम ऑफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। मोमेंटम ऑफ सिस्टम उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो गाड़ी 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही दौड़ेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ax के पावर 3/2 वेयर ए हमारा दे रखा है 5 मीटर 5 पर सेकेंड जो भी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक। तो यहाँ पे वही करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। तो कोई बात नहीं, तो v हमारा कितना दे रखा है a इंटू एक्स के पावर 3/2 एट x इक्वल टू 0। v इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा, a कितना है 5 इंटू एक्स कितना है 0 के पावर 3/2 तो कितना होगा 0, और v फाइनल कितना हो जाएगा एट x इक्वल्स टू कितना है हमारा 2 मीटर। v फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 3/2। तो 2 के पावर 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं देख लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा के हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, डेल्टा के क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, के एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये ना वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारा 0 ही होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर 1/2 m। मास कितना है हमारा, इसका मास है 0.5 इंटू वी फाइनल हमारा क्या है 5 इंटू 2 के पावर 3/2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 गया, तो इसको आप सॉल्व करो तो कितना देख लेता हूँ मैं इसको, ये जैसे ऐसे नहीं काटना, 3/2 स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा 0.5/2, 5 का भी तो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 3/2 का स्क्वायर, ये और ये कटा तो कितना हो जाएगा ये 0.5/2, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 के पावर 3 8 कितना से 4 कितना आ जाएगा 25 105 कितना आ जाएगा 50 जूल।